हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक करने हैं। तो आज हम आप पूरी कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन 18 हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चा? तो इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए होंगे और हमने आपको कराए थे। ठीक है जी। आप जो है पहले क्वेश्चन नंबर 12 तक कीजिए और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। ठीक है। और इससे पहले हमने आपको देखिए क्या आपका ये क्या चला हुआ है, ये आपका चला हुआ है अवकलज के अनुप्रयोग, माने आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, माने डेरिवेटिव के या अवकलन के क्या आप सीख रहे हैं। ये जो है आप जो है इसके एप्लीकेशन सीख रहे हैं, माने इसके प्रयोग सीख रहे हैं, माने आप अवकलन को अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो इससे पहले आपसे क्या आना चाहिए? अवकलन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अवकलन की इसमें आपको क्या होगी? आवश्यकता होगी। बातें क्लियर है? जैसे हम पूछे एक बेसिक सा क्वेश्चन कि r के सापेक्ष r की पावर 3 का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलेंगे 3r²। ये कैसे हुआ? r की पावर n से। r की पावर n का r के सापेक्ष होता है nr की पावर n-1। तो आपसे बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए, माने बेसिक फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज बिट्टू चौधरी एंड योर ब्यूटीफुल चैनल न्यूटन एकेडमी प्लस। तो न्यूटन एकेडमी प्लस पर आपको कंप्लीट मैथ दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, सभी क्वेश्चन आएंगे। हम क्वेश्चन वाइज और चैप्टर वाइज आपको सभी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है जी। और आपको क्या करेंगे? पहले बेसिक बताएंगे, फिर बेसिक के बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है जी। तो इसका हमने बेसिक आपको पार्ट 1 में बता दिया था। आप सीधा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, एक गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है। ठीक है। इसके आगे देखिए, जब परिवर्तनशील का व्यास परिवर्तनशील है और इतना है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर व्यास किसी गोले का क्या है, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी? उसकी त्रिज्या होगी 20 की आधी। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो इसी प्रकार अगर इसका व्यास ये है तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? जो इसकी रेडियस होगी वो क्या आधी हो जाएगी। और 3/2 2x + 1 का आधा हो जाएगा 3/4। अरे 2 से डिवाइड करेंगे कि नहीं? तो जब अपोन में 2 तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माने 3/4 2x + 1। तो आप यहां से बात समझ चुके हैं कि अगर आपको ये व्यास परिवर्तनशील व्यास दिया है तो आपको परिवर्तनशील जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या वो आप निकाल सकते हैं। अगर आप त्रिज्या को r मानते हैं तो कितना मान सकते हैं? देखिए ये हो जाएगा 3/2 2x + 1 का आधा माने 2 से अपोन में डिवाइड। ठीक है जी। अगर दुगुना करना होता तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी। तो देखिए ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा r बराबर 3 2 2 जा 4 और 2x + 1। इसका माने क्या हुआ? अगर इस गोले का परिवर्तनशील व्यास ये है तो इस गोले की जो परिवर्तनशील त्रिज्या होगी वो ये होगी। क्या बात क्लियर है? लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये त्रिज्या बदलती हुई है, माने परिवर्तनशील है, माने चेंज हो रही है। जैसे जैसे आप इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी रेडियस अलग अलग आएगी। अगर आप इसमें x का वैल्यू 0 करते हैं तो कुछ और आपका शायद कितना आएगा? 3/4 आएगा। बातें क्लियर है? इसी प्रकार अगर r का वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो कुछ और आएगा। तो इस प्रकार ये जो रेडियस है ये आपकी कांस्टेंट नहीं है, माने चेंज है। ठीक है जी। अब आपको निकालना क्या है? x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। बताइए x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर का माने है आपको निकालना है dv/dx। यही तो होता है, माने dv/dx आपको फाइंड करना है। क्या बातें क्लियर है? तो आप एक बात बताइए, ये v क्या है? ये हमने आपको आयतन माना है। क्या माना है? यहाँ पर इसका आयतन माना है। किसका? क्योंकि यहाँ गोले की बात हो रही है तो एक गोले का आयतन है। तो गोले का आयतन अगर आप v से डिनोट करते हैं तो इसके v का जो परिवर्तन होगा x के सापेक्ष क्या dv/dx होगा। यही आपको फाइंड करना है। तो ध्यान देंगे, आप फाइंड करेंगे तो dv/dx बराबर क्या आप v जानते हैं? v आयतन है और आयतन किसका है? यहाँ पर गोले का है। गोले का आयतन होता है 4/3 × पाई × r³। r क्या है यहाँ पर? रेडियस। तो अगर इस गोले की रेडियस r है तो बताइए d/dx तो ऐसे रहेगा, लेकिन v की जगह आ जाएगा 4/3 पाई × r³। हो जाएगा कि नहीं? बताइए कोई प्रॉब्लम है कि नहीं?
नहीं है। तो d अपॉन देखिए 4/3 इंटू पाई कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आएगा 4/3 इंटू पाई। क्यों? क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, लेकिन r का वैल्यू आपको सबको पता है, r बराबर है 3/4 2x + 1। तो इस r की जगह आप रख सकते हैं, देखिए d अपॉन dx ऐसे लिखेंगे, d अपॉन dx ऐसे लिखा है 4/3 पाई बाई 4 पाई बाई 3 बाहर आ गया है, और इस r की जगह आप लिखेंगे 3/4 2x + 1 का कितना हो जाएगा, क्योंकि क्यूब है सर, तो आप यहाँ पर क्यूब बता देंगे। क्या बात है, क्लियर है? तो इस प्रकार आपका dv अपॉन dx आने वाला है, ध्यान देंगे। देखिए 3 का क्यूब कितना होगा, 27 बाहर आएगा, तो देखिए 4 क्योंकि कांस्टेंट है तो 27 आपने बाहर लिख लिया है, और पाई का क्यूब 64, क्या ये 64 भी आप बाहर लिख सकते हैं ऐसे, अरे d अपॉन dx से बाहर लिख दीजिए, और 3 यहाँ पर पहले ही है, तो यानी कि अंदर बचा है d अपॉन dx 2x + 1 का क्यूब। क्या बचा है, 2x + 1 का क्यूब। अब बताइए x के सापेक्ष x पढ़िए, इसको 2x + 1 नहीं x पढ़िए, x के सापेक्ष 2x + 1 का क्यूब माने x की घात n, x के सापेक्ष x की घात n का अवकलन होगा nx की पावर n - 1। ठीक है जी, ये हम कर लेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर धमाल मचा दीजिए। 3 से 27 जाएगा तो 9 बचेगा, और 4 से 64 जाएगा तो 16 बचेगा, तो ये आपका आ चुका है 9π/16। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो यानी कि आपका dv अपॉन dx आपका आ चुका है 9π/16। और देखिए इसका आप अवकलन करने वाले हैं x के सापेक्ष x की घात n से, ये हो जाएगा n x की जगह 2x + 1 है n - 1, पर क्या ये x है, ये x नहीं है, ये 2x + 1 है, तो 2x + 1 का दोबारा चेन रूल लगा रहे हैं यहाँ पर, तो दोबारा करेंगे तो 2x का 2 आएगा, क्योंकि x का 1 होता है और 1 का 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये आएगा केवल 2। क्या बात है, क्लियर है? अब ध्यान देंगे, देखिए तो dv अपॉन dx बराबर आपका आ चुका है 3, ये देखिए 2 से ये जाएगा, क्या 8 बचेगा, तो 9 3 जा 27π/8, और ये आपका आ चुका है 2x + 1 का स्क्वायर। इस प्रकार आपने आयतन के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष फाइंड करनी है। ठीक है बच्चा, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमने आपको करा दिया है। देखिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, परिवर्तनशील व्यास दिया था, तो आपने उसको परिवर्तनशील त्रिज्या में कन्वर्ट कर लिया है, 2 से डिवाइड कर। फिर आपने क्या निकालना है, आयतन के परिवर्तन की दर निकालना है, तो आयतन के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष निकालनी है। तो अगर गोले का आयतन v है तो इसका x के सापेक्ष परिवर्तन की दर होगा dv अपॉन dx। ये बातें क्लियर है, ये हमने आपको बेसिक में बताया है, और यहाँ पर करने के बाद ये आपने डिफरेंशिएशन वगैरह कर दिया है। देखिए हमने पहले ही आपको बताया था डिफरेंशिएशन आपसे आना जरूरी है, अगर आपसे अवकलन नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आपसे अवकलन आता है x की पावर n का, बड़ा सिंपल सा आपको चाहिए x की पावर n, और आपको कुछ नहीं चाहिए एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन करने के लिए, x की पावर n का अवकलन आपको से आना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपको कराते हैं। ठीक है जी, तो देखिए नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन 14 में आपका क्या दिया है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 14 में आपको दिया है, क्या दिया है, ये कह रहा है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। एक पाइप है, उसमें रेत भरा है, उससे 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से रेत गिर रही है, नीचे गिर रही है। ये 12 सेंटीमीटर क्यूब का माने क्या बताया था, बताइए हमने, आयतन। तो आयतन की दर माने ये आपको पाइप में जो रेत है उसकी दर दी है घटने की, क्योंकि गिर रही है, लगातार घट रही होगी, समझ में आई ये बातें। और क्योंकि पाइप यहाँ पर बेलनाकार होगा, तो माने ये आप ऐसा मानिए जो किसी पाइप में, माने जो बेलनाकार जो आपका सिलेंडर है, उस सिलेंडर में रेत भरी हुई है और वो लगातार गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से, तो आप बताइए क्या 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से बेलन का जो आयतन है रेत वाला, क्या वो घट रहा होगा? समझ में आई बातें? अरे गिर रही है कि नहीं, कम हो रही है लगातार, तो माने घटना है। अब बताइए ये गिर रही है, गिरती जमीन पर, और जमीन पर गिरेगी, तो बताइए जमीन पर जैसे गिरती जाएगी
पहले गिरेगी तो क्या आपको बनता दिखाई देगा, आपको कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, अरे ऐसे ऐसे गिर जाएगी कि नहीं, पहले गिरेगी फिर ऐसे, देखिए समझ में बात है। और इसको क्या बोलेंगे आप, शंकु। क्या बोलेंगे, शंकु बोलेंगे, माने शंकु का आकार हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला भी है एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। चलो ठीक है, ये तो बात है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यदि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो आप एक बात बताइए, आपको निकालनी है शंकु के ऊंचाई की दर, ठीक है जी। तो आप पहले आपको दिया क्या है, ध्यान देंगे, आप लिख लेंगे। देखिए और एक बात और बताइए, जितना बेलन का आयतन घट रहा होगा रेत वाला, क्या उतना ही आयतन नीचे शंकु का बढ़ रहा होगा। सोचकर देखिए, क्योंकि जितनी रेत ऊपर से आ रही है इतनी नीचे जमीन पर जा रही है। तो माने घटने का जो बेलन का जो आयतन है वो घटने वाला, क्या वो शंकु का आयतन बढ़ने वाले के बराबर होगा। और बेलन के आयतन की घटने की दर कितनी दी है, 12। तो इस प्रकार शंकु के आयतन की दर भी कितनी होगी, 12। समझ में बात है। तो यानी कि आप समझ रहे हैं कि आपको ये शंकु के बढ़ने की आयतन की दर आपको दी है कितनी, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। क्या बात है, क्लियर है। ये आपको अगर देखिए, अगर ये घटने की दर है किसकी, बेलन में भरे रेत की घटने की दर, तो ये बताइए जमीन पर जो शंकु बनने वाला है उसके आयतन की दर के बराबर होगी कि नहीं। अरे जितना रेत ऊपर से गिरेगा इतना नीचे जाएगा। क्या बात है, क्लियर है। ठीक है जी। अब मान लीजिए जो शंकु बन रहा है, माना उसकी त्रिज्या r है और उसकी जो हाइट है वो h है, मान सकते हैं आप। अगर देखिए जो ये शंकु बन रहा है ऐसा, जब रेत गिर रहा है, मान लीजिए इसके आधार की जो त्रिज्या है वो r है और जो ये इसकी जो ऊंचाई है मान लीजिए ये h है, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे कि माना शंकु की ऊंचाई h तथा त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r है, ठीक है बच्चों। अगर आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो बताइए क्वेश्चन में क्या कहा है, जो त्रिज्या, देखिए ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो ये आप कैसे समझेंगे, हम कहें अगर जो बताइए जो 30 होता है, 30 और 6, तो आप क्या बोलेंगे इसमें, आप कहेंगे कि जो 30 है, क्या कहेंगे, जो 30 है इसका पांचवा भाग कौन है, बताइए 6 है। तो 30 का पांचवा भाग 6। क्या बात है, क्लियर है। इसी प्रकार 30 का पांचवा भाग 6, आप समझ रहे हैं, और बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार ऊंचाई, जो ऊंचाई सदैव ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग, माने त्रिज्या का छठा भाग ऊंचाई, माने r बराबर आपको दिया है 6x। ये आप समझिए बातों को, ये आप थोड़ा समझिए, प्रैक्टिकली करिए, ठीक है बच्चा। तो यानी कि आपको दिया है, ये आपको दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि r बराबर है 6h। देखिए क्या बात है, क्लियर है। त्रिज्या ऊंचाई का छठा भाग है। देखिए जो, सॉरी उल्टा बोल गए हम, जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का छठा भाग है। क्या बात है, क्लियर है। आप यहां से समझिए, देखिए 35 का, देखिए 36, देखिए 35 का छठा भाग है। इसी प्रकार मान लीजिए मैं कहता हूं 10 और यहां पर लिखा 2, तो आप क्या बोलेंगे इसको कि 10 जो है 2 का पांचवा भाग है। भाग माने डिवाइड करना, 10 2 का पांचवा भाग। इसी प्रकार त्रिज्या ऊंचाई का छठा भाग। क्या बात है, क्लियर है। और यहां से r बराबर 6h आ चुका है। तो ये आपको दिया है क्वेश्चन में, जब अगर इसकी आवश्यकता होगी तो आप इसको यूज कर देंगे, ठीक है जी। तो आपको देखिए अब क्या दिया है, आपको आयतन के परिवर्तन की दर दी है। माना शंकु का आयतन v है, शंकु का आयतन v है, और माना शंकु का आयतन कितना है बच्चा,
आयतन v है। तो आप बताइए आयतन के परिवर्तन की दर क्या होगी शंकु के, dv अपॉन dt होगा कि नहीं। और dv अपॉन dt आपको शंकु के आयतन की तरह आपको दी है 12। कितनी दी है? 12। क्या बातें क्लियर है? आप बताइए, ध्यान देंगे तो d अपॉन dt शंकु का आयतन क्या होता है बच्चा? शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप बताइए dv अपॉन dt, अगर तो आप v की जगह क्या लिख देंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों? क्योंकि ये आयतन है। किसका आयतन है? शंकु का आयतन है। और बराबर आपको कितना दिया है? 12 दिया है बच्चा। क्या बात है क्लियर है? अब ध्यान देंगे, देखिए ये पाई/3 तो बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है बच्चा, लेकिन d अपॉन dt आपको h की परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है तो आपको r का वैल्यू रखना पड़ेगा और r बराबर है 6h। तो यहाँ पर r की जगह आप 6h रख देंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे और मल्टीप्लाई में h है बराबर 12 है बच्चा। तो देखिए ध्यान देंगे, अब इधर कर लीजिए। तो देखिए धीरे धीरे आप क्वेश्चन सीखते जा रहे हैं। ये आपके बहुत आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा धीरे से करिए, समझ कर आप लिखेंगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माने आपको dv अपॉन dt देखिए, यानी कि ये आपका आ चुका है पाई/3 d अपॉन dt। देखिए 6 का स्क्वायर 36 को बाहर लिख दीजिए, बाहर लिख देते हैं पहले 36। और क्या बचा है? h स्क्वायर और h की मल्टीप्लाई होगी, क्या h क्यूब आएगा, माने बचा है dh क्यूब अपॉन dt और बराबर आपका आ चुका है 12। देखिए ध्यान देंगे, क्या बात क्लियर है? और ये 3 से अगर इसको काट दिया जाए तो क्या ये कितना आएगा? ये 12 आएगा, माने 12 पाई। और ये देखिए ध्यान देंगे h क्या वेरिएबल है। अब बताइए जैसे y हम कहते हैं कि y स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो आप क्या करेंगे? y स्क्वायर का x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो y स्क्वायर का क्या 2y होगा और फिर y का dy अपॉन dx होगा। क्या आपने ऐसा कभी किया है? इसी प्रकार t के सापेक्ष h क्यूब का करेंगे, क्या 3h स्क्वायर होगा और फिर h का dh अपॉन dt होगा। तो यानी कि यहां पर आएगा 3h स्क्वायर, देखिए h की पावर n से x की पावर n से n h n-1, तो 3 से 1 गया 2 बचा है और फिर h का dh अपॉन dt बराबर कितना है बच्चा? 12 है। क्या बात क्लियर है? 12 से 12 जा चुका है, 12 से 12 जा चुका है तो क्या ये dh अपॉन dt बराबर आपका आ चुका है 1, इधर 1 बचा है और 3h स्क्वायर मल्टी डिवाइड में आएगा यहाँ पर। क्या h का वैल्यू आपको पता है? पाई भी है सर, यहाँ पर पाई भी लिख दीजिए। h का वैल्यू आपको दिया है, जब h का वैल्यू कितना हो? 4 सेंटीमीटर हो तो आप h का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे dh अपॉन dt 1/3, h की जगह 4 का स्क्वायर इंटू पाई। 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा? 4 का स्क्वायर 16 होगा और 16 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 48 आएगा, ठीक है जी, और 48 पाई आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्या dh अपॉन dt आपका आ गया है dh अपॉन dt 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्या बात क्लियर है? इस प्रकार आप जो है इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। देखिए ध्यान से देखेंगे, इसमें बस आपको समझने वाली बात यही है कि जो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से अगर रेत की दर बेलन से घट रही है तो शंकु में जो रेत की दर है वो बढ़ रही होगी। क्या बात क्लियर है? माने उसके आयतन की दर बढ़ रही होगी, शंकु के आयतन की दर। तो इस शंकु के आयतन की दर आप 12 ले लेंगे। क्या बात क्लियर है? माने जितनी दर घट रही होगी बेलन की उधर, और इधर तो है सिलेंडर की घट रही है तो शंकु की बढ़ रही है, माने घटने वाला आयतन बराबर होगा बढ़ने वाला आयतन, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, एक का माइनस का होगा एक का प्लस का होगा, तो आप प्लस का लेंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको क्या फिर क्या दिया है और इसकी ऊंचाई हमने बता दिया है कि छठा भाग का माने क्या होता है, और फिर आपको dh अपॉन dt ज्ञात करना था तो आपने r की जगह h को पुट कर दिया है। जैसे आप पुट करेंगे तो आपने ये कांस्टेंट बाहर ले लिए हैं और यहाँ पर अवकलन करने पर तुरंत आपको आंसर आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आसान प्रश्न है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, आपको देखिए ये जो सीमांत लागत है
इस सीमांत लागत का माने होता है जो कुल उत्पादन करना है, जो आपको कुल उत्पादन करना है उसमें लगने वाले कुल लागत का, ध्यान से सुनिए, जो आपको कुल उत्पादन करना है उसमें लगने वाले कुल लागत का क्या, परिवर्तन की दर, कुल लागत की परिवर्तन की दर। क्या बात क्लियर है? और आप जानते हैं दर का माने होता है, अगर आप x की दर निकालते हैं तो dx अपॉन dt, y की दर निकालेंगे तो dy अपॉन dt। मतलब यहाँ पर किसकी दर निकालती है, cx की, तो c माने आप इसको c मानिए तो dc अपॉन dt। क्या बात क्लियर है? अरे cx को आप c मानिए तो dc अपॉन dt। क्या बात क्लियर है बच्चा? ठीक है जी, माने आपको निकालनी है। देखिए ध्यान देंगे, सीमांत लागत का माने होता है कुल उत्पादन। कुल उत्पादन कितना करना है आपको, 17 इकाई। तो 17 इकाई का बताइए क्या निकालना है, 17 इकाई के जो कुल लागत है, 17 इकाई में कुल लागत जो लगती है उसके परिवर्तन की दर आपको फाइंड करनी है। इस सारे के जो क्वेश्चन में लिखा है इसका माने यही है, आप इसको नोट कर लेंगे बच्चे। ठीक है जी, अब आगे देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, आपको माने डीसी अपॉन ये आपको दिया है, तो दिया है कुल लागत कितनी करनी है बच्चा, 17 इकाई, माने x का वैल्यू 17 रखेंगे अब दर निकालने के बाद। ठीक है जी, तो यानी कि आपको ये दिया है cx बराबर 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। आपको इसको क्या निकालनी है, इसकी दर निकालनी है। दर निकालिए, जैसे आप दर निकालेंगे तो दर का माने टाइम से t के सापेक्ष, माने टाइम के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो टाइम के जैसे सापेक्ष आप अवकलन करेंगे माने t माने टाइम है यहाँ पर बच्चा, तो के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे आप अवकलन करते हैं तो बताइए क्या दर, ये dc अपॉन dt आ जाएगा। अरे c का, ठीक है बच्चा, अरे cx लिख दीजिए या c लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फिर देखिए ये 0.007 कांस्टेंट रहेगा और x की पावर 3 का क्या हो जाएगा बताइए, x की पावर 3 का 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप इस सीमांत लगा, हमने बता दिया है कि आपको दर निकालनी है, तो यानी कि आपको cx दिया है, इस cx की दर निकालेंगे तो 0.007 एक्स क्यूब, दर का माने अवकलन करना, 03 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है बच्चा, जैसे आप दर निकालेंगे, दर का माने अवकलन करना, तो बताइए अवकलन किसके सापेक्ष होगा, c का अवकलन होगा x के सापेक्ष, होगा कि नहीं? तो माने cx का अवकलन x के सापेक्ष जैसे आप करेंगे तो ध्यान देंगे ये हो जाएगा dc x अपॉन dx। इस cx को आप m मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, या p मान लीजिए वगैरह, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं dp अपॉन dx। ठीक है जी, तो देखिए 0.007 कांस्टेंट है, x की पावर n से 3x स्क्वायर हो गया है माइनस 0.003 और x स्क्वायर का 2x आ जाएगा और प्लस 15 ऐसे रहेगा, x का क्या 1 हो जाएगा और 4000 क्योंकि कांस्टेंट है x के सापेक्ष तो इसलिए इसका 0 हो जाएगा। तो यानी कि आप इसको p लिख लीजिए बच्चा, तो dp अपॉन dx बराबर कितने पर निकालना है आपको, आप थोड़ा मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये हो जाएगा 21, 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 2 की 3 से करेंगे तो 3 2 6, 0.006 इंटू एक्स प्लस 15। बताइए किस पर निकालना था आपको, आपको दर निकालनी थी x 17 इकाई, आपको 17 इकाई का उत्पादन करना है, तो आप x बराबर 17 का रख देंगे, यहाँ पर रख दीजिए x बराबर 17 रखने पर जैसे आप रखते हैं बच्चा, तो ध्यान देंगे तो dp अपॉन dx आ जाएगा, माने आप सीमांत लागत निकालने वाले हैं, ये बराबर होगी सीमांत लागत, सीमांत लागत। ठीक है बच्चा, तो 0.021 आप 17 निकालेंगे तो 17 का
क्यूब रखेंगे ऐसे, और यहाँ x की जगह 17 रखा है, 0.06 इंटू, ठीक है जी, फिर x क्यूब नहीं है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर, ठीक है जी, और यहाँ पर 17 आएगा और प्लस 15, ठीक है बच्चा। आप बताइए क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाता है बताइए, 289। तो यहाँ पर 289 की मल्टीप्लाई कितने करेंगे आप, 21 में माने, और फिर यहाँ 17 की 6 में करेंगे, और इसको जोड़ घटा कर क्या आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप नोट जल्दी करके बताइए, क्या इसके जो है जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं कितना आएगा, अरे 17 का स्क्वायर 289 होगा, तो 289 की 21 में मल्टीप्लाई करा लीजिए, 289 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे यही आएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 18 और 17, और 2 2 जा 4 और 5 आएगा, 4 ये 9 है, 9 और 16 ये 10 हो जाएगा, और ये 6, तो ये आएगा कितना आएगा, पॉइंट लगेगा 1 2 3, 3 नंबर पर 1 2 3, तो ये हो जाएगा 6.069, और ये यहाँ पर ये हो जाएगा 17 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आएगा, तो 102 पॉइंट लगेगा 3 नंबर पर, तो 0.102 हो जाएगा, माइनस 0.102, ठीक है जी। और ये यहाँ तक हो चुका है, प्लस 15 है, तो आप 15 रखेंगे। अब आप इसका क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे और सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो 15 में 6 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा, और 21 से माने 21.069 से 0.102 जाएगा, तो 7 6 9 और 20, तो ये आएगा 20.967। तो आपका dp अपॉन dx आ चुका है, dp अपॉन dx आ चुका है 20.697। ये आपकी सीमांत लागत आ चुकी है, ठीक है बच्चा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको इससे नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपने सीख लिया है कैसे आपने ये आंसर करेक्ट आया है बिल्कुल, ठीक है जी। तो आप नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 16 कराते हैं हम आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है किसी उत्पादन की x इकाइयों के, तो देखिए हम लिखते हैं, नोट कर लीजिए इसको बच्चा, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके से जब आपके 16 क्वेश्चन हो जाएगा तो 2 क्वेश्चन और बचेंगे हम आपके लिए। पहले खुद करके देखिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बहुत आसान क्वेश्चन आपके चले हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय से, हम पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपयों में Rx बराबर आपको दिया है, Rx बराबर 13x² प्लस 26x प्लस 15, और से प्रदत्त है सीमांत आय ज्ञात करनी है बच्चा। सीमांत आय ज्ञात कीजिए कब, जब x बराबर 7 है। तो अभी बता है सीमांत आय का माने दर, सीमांत आय का माने दर निकालिए आप, किसकी दर, इस Rx की दर। दर का माने आप अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल है। क्या बात है, क्लियर है। तो ठीक है जी, तो निकालेंगे आप, तो माने आप इस Rx को बराबर बच्चा p ले लीजिए, तो dp अपॉन dx आपको फाइंड करना है, और x बराबर 17 पर dp अपॉन dp फाइंड करिए जब x बराबर 17 नहीं 7 है, ठीक है, 7 पर ज्ञात करना है। तो आप dp अपॉन dx निकालने वाले हैं,
तो dp अपॉन dx माने इसका अवकलन, क्योंकि आपने इसको p मान लिया है तो इसका अवकलन। तो देखिए 13 ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा x की पावर n से, आप जानते हैं x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1, 26 ऐसे रहेगा, x का 1 हो जाता है x की पावर n से, सब जानते हैं आप, हमने आपको बेसिक डिफरेंशिएशन में बताया है। अगर आपसे अवकलन भी नहीं आता है तो आप सर्च करिए, क्या करना है आपको कि बेसिक डिफरेंशिएशन बाय बिट्टू चौधरी आपको मिल जाएगा। बेसिक आप हमने उसने आपको क्या पढ़ाया है, बेसिक अवकलन बताया है कि आप बिल्कुल छोटी छोटी जो बातें होती है आपके जो अवकलन के पूरा अवकलन में काम आती है वो हमने आपको बताया है। और 15 का हो जाएगा 0, तो यानी कि dp अपॉन dx आपका आ जाएगा 32 जा 26x प्लस 26, और आपको dp अपॉन dx जो सीमांत आई है, क्या यही सीमांत आई है, सीमांत आई कितने पर निकालनी है बच्चा, x बराबर 7 पर, तो आप इसमें x बराबर 7 रख देंगे, 26 7 इंटू एक्स की जगह 7 आ चुका है और ये 26, तो आपका dp अपॉन dx माने सीमांत जो आए है, सीमांत आए बराबर आपकी आ चुकी है 7 की 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 की 6 में करेंगे तो 42 आएगा, 4 जो है, और 7 की 2 में करेंगे तो 14 आएगा, और 14 और 4 18 हो जाएगा, और प्लस 26, और आप जोड़ देंगे ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 2 10 होगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ चुका है, माने आपकी सीमांत आय आ चुकी है 208 माने 208। ठीक है बच्चा, ये आपके रुपये आ चुके हैं, इतने रुपये आपको सीमांत आय के लिए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है जी, अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन करने के बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 17 आने वाला है, और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा। ठीक है जी, तो ये आप जो है नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, 17 और 18 में आपको क्या दिया है, ये बड़े आसान क्वेश्चन है 17 18। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए बच्चा। और पहले आप 17 प्रॉमिस करें, पहले आप खुद करेंगे, अगर आपसे नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब आप जो है आप लेक्चर को देखेंगे, माने क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले आपको पहले खुद करना है, पहले आप खुद प्रयास करिए, अगर नहीं होता है तो आप तब आप जो है तब सॉल्यूशन देखा करें। ये हमारा आपके लिए सजेशन है, पहले आप खुद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप खुद करने की कोशिश करेंगे तो आधा तो आप खुद से ही सीख जाएंगे, और कुछ बचेगा वो हम आपको सिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है एक वर्त की त्रिज्या बच्चा r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में है 10 पाई, ऑप्शन बी जो है आपका वो है 12 पाई, और ऑप्शन जो सी है आपका वो है 8 पाई, और जो ऑप्शन डी है आपका वो है 11 पाई। ठीक है जी, आपको इन ऑप्शन में करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो देखिए ध्यान देंगे, ये बोला है वर्त की त्रिज्या r बराबर 6 पर आपको क्या निकालनी है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, माने आपको वर्त का जो क्षेत्रफल है उसके परिवर्तन की दर फाइंड करनी है। ठीक है बच्चा, तो माना वर्त का जो क्षेत्रफल है वो a है बच्चा, कितना है a, तथा उसकी त्रिज्या तो आपको दी भी है r, उसकी त्रिज्या कितनी है बच्चा, r है। तब बताइए क्या क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या होगी। अगर आप क्षेत्रफल को a से डिनोट कर रहे हैं तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष dA अपॉन dr, क्योंकि आपको त्रिज्या के सापेक्ष, अगर खाली कहता क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर तो d अपॉन dt, लेकिन अगर कह रहा है दर त्रिज्या के सापेक्ष तो d अपॉन dr, तो आप लिखेंगे माने dA अपॉन dr आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चा, तो देखिए ध्यान देंगे, dA अपॉन dr, d ऐसे रहेगा अपॉन dr ऐसे रहेगा, लेकिन a माने एरिया है, और एरिया किसका है, वर्त का है, तो वर्त का एरिया आप सब जानते हैं, अगर इसकी रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आएगा पाई r स्क्वायर।
पाई बाहर आएगा तो अंदर बचेगा d/dr और r स्क्वायर। r के सापेक्ष r स्क्वायर का अवकलन 2r होता है, जैसे x के सापेक्ष x की पावर 2 का अवकलन x की पावर n से 2x होता है, इसी प्रकार। ठीक है बच्चा, तो dA/dr आपका आ चुका है, देखिए पाई यहीं पर है लेकिन r स्क्वायर का 2r आ चुका है। अब आपको r का वैल्यू किस पर निकालना है, r बराबर 6 पर। तो r बराबर 6 पर dA/ जो dr होगा आपका, देखिए पाई ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, लेकिन r की जगह 6 आएगा, 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 12 पाई आएगा। तो इस प्रकार आपका dA/dr भी आ चुका है और ये ऑप्शन आपको मिलता है बी। ठीक है बच्चा, बी ऑप्शन आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखिए ध्यान देंगे, 18 क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक उत्पाद, यही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 15 आपने किया था, इसी प्रकार का क्वेश्चन है शायद। देखिए, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय कितना है बच्चा, रुपयों में rx बराबर आपको दिया है 3x² प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय क्या निकालनी है आपको, सीमांत आय है। और आपको ऑप्शन दिए हैं, यहीं पर आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन है 116 और बी ऑप्शन है 96 और सी ऑप्शन है 90 और डी ऑप्शन है 126। ठीक है बच्चा, इन्हीं में से आपको जो सा आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है और टिक लगा देना है निकाल कर। पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया है ये सीमांत आय का माने क्या होगा, सीमांत आय माने जो कुल आय है उसके परिवर्तन की दर। ठीक है जी, और कितने पर निकालना है आपको, x बराबर 15 पर। ठीक है बच्चा, तो आपको ये rx दिया है और दर माने क्या हो जाएगा, rx की दर क्या होगी x के सापेक्ष, तो rx की दर x के सापेक्ष हो जाएगी, यानी कि rx, पहले आप rx लिखिए तो rx हो जाएगा 3x² प्लस 36x प्लस 5, ये आपको दिया है बच्चा। अब आपको इसकी दर निकालनी है, तो दर माने आप इसका अवकलन कर देंगे। तो अवकलन, देखिए अवकलन को हमने एक तरीका और बताया था कि अगर dy/dx आप लिखना चाहते हैं तो इसका एक तरीका और होता है कि आप इसको y1 लिख सकते हैं, याद है। और इसी प्रकार यदि fx है तो fx का अवकलन को आप f' लिख देते हैं, माने इसके ऊपर डैश लगा दीजिए। तो भी मतलब क्या होता है, ये भी मतलब यही होता है कि आप इसका अवकलन किया है x के सापेक्ष। तो इस प्रकार r' हो जाएगा, ये 3 ऐसे रहेगा, लेकिन x² का 2x हो जाएगा बच्चा, और प्लस 36 ऐसे रहेगा, लेकिन x का 1 हो जाएगा और प्लस 5 का 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब आपको बताइए x बराबर कितने पर सीमांत आय निकालनी है, x बराबर 15 पर निकालनी है। तो आप x की जगह 15 रख देंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, और 3 2 जा 6 और x की जगह 15 आ गया है और प्लस 36, और ये 15 की माने 15 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 90 आएगा और प्लस 36। तो इस प्रकार आपका r' 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा, r' 15 बराबर हो जाएगा 126, माने 126 कौन सा आंसर है सर, ये आपका डी आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, आप धीरे धीरे करते जाइए। और क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका हो चुका है और करेक्ट आंसर आया है। तो इस प्रकार आप जो है क्या कर लेंगे, सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी जो है एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है।
और देखिए आपको बार बार रिवाइज करना है इस एक्सरसाइज का, ये आप हमसे प्रॉमिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बहुत मेहनत से सभी क्वेश्चन कराए हैं, तो आप भी कुछ मेहनत कीजिए, आपका भी कुछ काम बनता है। तो काम आपका ये बनता है, आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और अपने सभी साथियों को बता देना है कि न्यूटन एकेडमी प्लस पर बहुत अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहां पर जाकर मैथ पढ़िए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं आपको देखिए, आप जो है घर पर बैठिए, और अगर सर्दी है तो सर्दी में आप जो है कुछ अपने घर पर बैठकर पढ़िए, गर्मी है तो भी आप पंखे के चलाकर जो है एसी चलाकर, जिसका जैसा घर है माने अपने घर पर बैठकर खुद पढ़िए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको, ठीक है जी। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम आपको वर्तमान और असमान माने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो आप पढ़ते रहिए तब तक के लिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।